हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 27 होगा। आपका एग्ज़ाम जो है 25 तारीख को दे दिया गया है। और जब आपका एग्ज़ाम जो है 25 तारीख को दे दिया गया है तो इस सेट को जो है 30 सेट तक, अप टू 30 सेट तक कराया जाएगा। और आगे आपको बात बता दें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होता है, जिसमें हम जीके और जीएस को कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से 7th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रवों में किसका जो है पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? तो देखिए C6H6 से बेंजीन हो गया, इसका पृष्ठ तनाव अधिक नहीं होता है। C2H5OH ये जो हो जाएगा एथाइल एल्कोहल हो जाएगा, इसका भी नहीं होता है। इसके जो हो जाएगा आपका H2O मतलब कि जल का जो होता है पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध की मान बताना है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा ए वाले प्रतिरोध और ए वाले प्रतिरोध, दो प्रतिरोध जो हो जाएगा श्रेणी क्रम में हो जाएगा, और ए वाले प्रतिरोध जो हो जाएगा इसके साथ में क्या आ जाएगा? तो पैरेलल क्रम में आ जाएगा। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? R = जो होता है R1 + R2 हो जाएगा। तो देखिए R1 + R2 10 ओम दिया गया है, 10 ओम दिया गया है तो 20 ओम हो जाएगा। अब 20 ओम हो गया। और दूसरे प्रतिरोध देखते हैं, इसको जो दिया गया है 10 ओम का, तो ये जो हो जाएगा आपका पैरेलल में हो जाएगा। कहने का मतलब कि समानांतर क्रम में हो जाएगा। तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला होता है R = कलम को चेंज कर लेते हैं, तो R = R1 + 1/R2। तो देखिए इसका जो वैल्यू दिया गया है, एक का वैल्यू दिया गया है 20 दिया गया है। तो ये दोनों जो हो जाएगा किस में हो जाएगा? ये दोनों वाला जो हो जाएगा 120 ओम हो जाएगा, और अगला जो हो जाएगा आपका 10 ओम हो जाएगा। तो पैरेलल क्रम में जो होता है 1/R1 = 1/R1, R इक्विवेलेंट = 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 हो जाएगा। तो देखिए एक हो गया है 1/120, दूसरा हो जाएगा 1/10। तो जब इसको हम इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/20। तो 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू दिया गया है, 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू आया है वो 3/20। तो इसको पलटेंगे तो 20/3 हो जाएगा, मतलब कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 20/3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि ओवरऑल प्रतिरोध बताना है, तो R 20/3 इसका आंसर हो जाएगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इंद्रधनुष के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो देखिए इंद्रधनु जो होता है सूर्य के प्रकाश विक्षेपण, अपवर्तन और परावर्तन में संयुक्त प्रभाव देता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट देखेंगे, जब किसी जल की बूंदे में प्रकाश की किरणें 2 बार आंतरिक परावर्तित होता है तो कोई द्वितीय इंद्रधनुष बनता है। तो ये भी सही हो जाएगा। द्वितीयक इंद्रधनुष में वर्णों का क्रम जो होता है उत्क्रमित होता है, ये भी सही होगा। कोई प्रेक्षक इंद्रधनुष तब देख सकता है जब सूर्य के सामने होता है। तो देखिए जब सूर्य के अगर आप सामने होंगे तो इंद्रधनुष को कैसे देख पाइएगा? तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब आप सूर्य के ऑपोजिट में रहिएगा तभी आपको इंद्रधनुष दिखाई पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 9 का डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूमेरिकल है। यदि अवतल दर्पण के वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v दिया गया है, दोनों ही 20 सेंटीमीटर है, दोनों ही -20 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया है। और क्या पूछ रहा है कि तथा वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों को 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों का जो है 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब कि आपको r ज्ञात करना है। तो r ज्ञात करने के लिए आपको f ज्ञात करना पड़ेगा। R = F = क्या होता है? R = क्या होता है? F/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे R निकालने के लिए बोला गया है, F निकालने के लिए बोला गया है, तो क्या हो जाएगा? 2R यहाँ पे निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है? यहाँ पे R निकालना है आपका, तब R ही निकालना है। यहाँ हो जाएगा F बराबर होता है R/2। हम वहाँ पे अपोजिट लिख दिए थे, तो F बराबर R/2 होता है। और जब हमको R निकालना है तो इसका जो है फोकस का दुगना कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि दोनों का जो है दूरी जो है सेम दिया गया है। तो इसका कहने का मतलब कि जब भी प्रतिबिंब बन रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनने का मतलब कि वक्रता त्रिज्या पे प्रतिबिंब बन रहा है। अब वक्रता त्रिज्या पे प्रतिबिंब इसलिए बन रहा है, देखिए दोनों का दूरी जो है सेम दिया गया है। जब दोनों का दूरी सेम दिया गया है और दोनों प्रतिबिंब जो होता है समान ऊंचाई का, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होता है जब समान होता है तो आपका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। मतलब कहने का मतलब कि वक्रता त्रिज्या पे बनता है। तो इसमें डायरेक्ट दिया गया, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो ये क्वेश्चन भी आप बनाते, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो वक्रता त्रिज्या R का वैल्यू ज्ञात करना है। तो दर्पण के फॉर्मूला क्या होता है?
1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो देखिए 1/f को हमको निकालना है, दोनों का वैल्यू 1/-20 दिया गया यहाँ पे, प्लस हो जाएगा -20 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसको कैलकुलेट करने के क्रम में हमको 2 प्राप्त होगा, मतलब कि f बराबर कितना प्राप्त होगा, तो 10 प्राप्त होगा। 20 है तो हमको 10 प्राप्त हो जाएगा। जब 10 प्राप्त हो जाएगा तो हमको निकालना क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो यहाँ पे 20 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि माइनस में होगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्या होता है। तो देखिए धातुओं की ऑक्साइड पूछा गया है, नहीं अधातुओं की ऑक्साइड पूछा गया है। तो देखिए अधातु के ऑक्साइड जो होता है प्रकृति में एसिडिक होता है, और धातु की ऑक्साइड बोला गया है, धातु की ऑक्साइड हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्षारीय होता है, मतलब कि बेसिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए जो हो पूछा गया है क्या, कि अधातु के ऑक्साइड, तो अधातु के ऑक्साइड हो जाएगा आपका अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि प्रधानमंत्री जो है लाल किले पर पुराने दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर बनाते हैं। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस आप इसका मारिएगा आंसर। गांधी जयंती जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को ही हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ही मनाते हैं 2 अक्टूबर को। इसको जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है 2007 में प्रमाणित किया गया है, 2007 में प्रमाणित किया गया है कि महात्मा गांधी के जन्मदिन पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर के जो है गांधी जयंती है। राष्ट्रीय संविधान दिवस अब 26 नवंबर को मनाया जाता है, और गणतंत्रता दिवस तो आप जानते हैं 26 जनवरी को मनाया जाता है, और गणतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं, तो प्रेसिडेंट फहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं हिमालय के पूर्वी पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन 2 नदियों के बीच बहती है। तो देखिए एक होता है सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और देहांग हो जाएगा। देखिए सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और देहांग हो जाएगा। तो देखिए सिंधु और सतलज के मध्य जो बहता है, सिंधु और सतलज के मध्य हो जाएगा आपका कश्मीर हिमालय, और सतलज और काली के मध्य हो जाएगा आपका कुमायूं हिमालय। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। तो देखिए राष्ट्रपति भी नहीं होगा और प्रधानमंत्री नहीं होगा, ये दोनों को काट दीजिए। तो देखते हैं भारत के महाअधिवक्ता। तो देखिए महाअधिवक्ता जो होता है भारत के विधि अधिकारी होता है। कानून अधिकारी के बारे में बात करते हैं कि भारत के अटॉर्नी जनरल जो होता है आर्टिकल नंबर 76 से संबंधित है, भाग 5 में 76 से संबंधित है, इन्हीं को जो है भारत का कानून अधिकारी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलना चाह रहा है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम प्रमाणित करता है। तो देखिए वैद्युत परिपथ के जो होता है पहले और दूसरे नियम बोलता क्या है, तो ऊर्जा के संरक्षण से, कर्मानुसार वैद्युत ऊर्जा और ऊर्जा के संरक्षण से, वैद्युत आवेश के संरक्षण से, कर्मानुसार ऊर्जा और वैद्युत आवेशों के संरक्षण से। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 26 का, कर्मानुसार वैद्युत आवेश और ऊर्जा के संरक्षण से हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम 27 नंबर, मेंडल ने मटर पर किए प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण को चयन नहीं किया था। तो देखिए कौन सा लक्षण चयन नहीं किया था, बीज के रंग को चयन किया था, फूल के रंग को चयन किया था, और जो है फूल की आकृति को चयन किया था, बट फूल की स्थिति को चयन नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस के सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलने की वजह से जो है अम्ल वर्षा होती है। तो देखिए अम्ल वर्षा जो होता है पीएच मान अगर 5.6 से कम पीएच मान होता है, 5.6 से अगर कम पीएच मान हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका अम्ल वर्षा हो जाएगा। इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, तो इस कंडीशन में हम इसको अम्ल वर्षा बोलेंगे। और आगे देखते हैं इसके बारे में कि अगर मान लेते हैं कि क्या क्या बोला है कि सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिल करके क्या बनाएगी, तो सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके H2SO4 बनाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड से H2SO4 मिल गया। और जो बोला गया है क्या कि सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड से बना लेगा, नाइट्रोजन
HNO3 बना लेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड से हो जाएगा HNO3 बना लेगा। उस कंडीशन में जो हो जाएगा ये दोनों जो हो जाएगा HNO3 और H2SO4 ये दोनों जो हो जाएगा अम्लीय वर्षा का कारक बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और नाइट्रोजन ऑक्साइड हमें मिलता कहाँ से है, तो कंपनी से मिलता है हमें। कंपनी से जो है तो कोयले वगैरह जलते हैं तो उससे जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है, केमिकल वगैरह जलता है तो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियोइड क्या है। तो देखिए न्यूक्लियोइड एक प्रकार का जो है शुगर और नाइट्रोजन युक्त बेस है। यही सही हो जाएगा कि न्यूक्लियोइड जो है आपका शुगर और नाइट्रोजन युक्त एक प्रकार का बेस है। शुगर फॉस्फेट नहीं हो जाएगा, नाइट्रोजन युक्त बेस प्लस फॉस्फेट नहीं होगा, शुगर एक नाइट्रोजन युक्त बेस और फॉस्फेट तीनों नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 29 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है। तो देखिए ब्रेड बोला गया है और राइजोपस में जनन किसके माध्यम से होता है, तो इसके जो है जनन जो हो जाएगा आपका बीजाणु के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर हम 36 देखेंगे। 36 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो देखिए अर्थर्वेद में नहीं हो जाएगा, सामवेद में हो जाएगा, गीत संगीत से हो जाएगा। अर्थर्वेद को देख लेंगे, अगर अर्थर्वेद से हो जाएगा तो डॉक्टर लोग, धनवंतरी लोग इसमें अर्थर्वेद के अंतर्गत आ जाएगा। ऋग्वेद में नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यजुर्वेद जो हो जाएगा, इसी में यज्ञ वगैरह और कर्म कांड वगैरह से संबंधित है। तो 36 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा रोजगार के तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। तो देखिए तृतीय क्षेत्र के उदाहरण से पहले हमें समझना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है और द्वितीय क्षेत्र कौन सा है, तब समझ पाएंगे हम तृतीय क्षेत्र। तो देखिए कृषि जो होता है, कृषि जैसे कि धान चावल वगैरह उपजाना, ये सभी जो होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बागवानी वगैरह ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। और उसके द्वारा जो बना हुआ उत्पाद जो है, उसके द्वारा बना हुआ उत्पाद उस कंपनी में जब काम वगैरह कर रहे हैं, जैसे कपड़ा वगैरह का बुनाई वगैरह हो रहा है, तो वो सभी जो होता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। और जब वे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, जैसे वे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत गया और ये दोनों को मिला करके जो काम करने वाला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, डॉक्टर आ जाएगा, इंजीनियर आ जाएगा, या कोई सरकारी कर्मचारी जो काम कर रहा है वो सभी तृतीय। जो सेवा वाली काम हो रहा है, जैसे कि टीचिंग करना सेवा वाली काम हो जाएगा आपका, जैसे बैंक में काम करना वो सभी सेवा वाली काम हो जाएगा। तो जो सेवा वाली काम हो जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट नौकरी में आप देख सकते हैं कि जो सर्विस जो बोला जाता है, सेवा बोला जाता है, वो सभी जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में मनाए जाते हैं। तो देखिए जनवरी के महीने में मनाए जाने वाले त्यौहार देखेंगे तो देखिए गुड़ी पर्व, ओनम जो है आपका तमिलनाडु में ओनम आपका केरला में मनाया जाता है। उगादी आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। पूनम आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। और गुड़ी पर्व आप देख सकते हैं, गुड़ी पर्व आई थिंक गुजरात वगैरह, गुजरात राजस्थान के आसपास में मनाया जाता है। और जो होता है बोला गया है कि प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो पोंगल मनाया जाता है। तो देखिए हम लोग के यहाँ नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति मनाया जाता है और वहीं पे जो है पोंगल मनाया जाता है। दोनों का सेम है बट कल्चर डिफरेंट है। सेम किस लिए है कि दोनों फसल के कटाई के बाद ही मनाया जाता है। पोंगल भी जो है फसल के कटाई के बाद ही मनाया जाता है और मकर संक्रांति भी जो है फसल के कटाई के बाद ही मनाया जाता है। तो दोनों का फंक्शन सेम है बट अकॉर्डिंग टू कल्चर दोनों का नाम अलग अलग है और पूजा का अलग भी है। और इसमें जो है पोंगल में जो है सूर्य देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 45 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्षारीय मृदा धातु में कौन सा अधिकतम विद्युतमय होता है। तो देखिए क्षारीय मृदा धातु में अगर ऊपर से नीचे आएगा तो ये जो है द्वितीय क्षारीय मृदा धातु है, तो द्वितीय श्रेणी से द्वितीय समूह से संबंधित है। और द्वितीय समूह से संबंधित से अगर ऊपर से नीचे आने पीरियोडिक टेबल में अगर ऊपर से नीचे आने पे जो होता है विद्युतीयता घटती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम पूछा गया है तो बेरियम Ba हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 45 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी घटना जो है प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है। तो देखिए प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाने वाली कौन सी घटना हो जाएगा, तो प्रकाश विद्युत प्रवाह जो होता है प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है। इसको जो है न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 46 का ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई वस्तु किसी स्थिर या निश्चित वेग से किसी सीधी रेखा पर गति कर रहा है, तो कोई वस्तु जो है स्थिर है या किसी सीधी रेखा पे गमन कर रहा है, यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो किसी प्रकार के उस पर जो है एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, बाह्य बल नहीं लगाया जाए, तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बना रहता है। तो अपना कंटिन्यूटी जो है बना रहता है किसी भी अवरोध के ऊपर। निश्चित वेग उसमें दिया गया है, सीधी रेखा पे गमन कर रहा है और किसी भी प्रकार को उसको फोर्स नहीं दिया गया, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस अवस्था को हम किस नियम के अनुसार व्यतीत करेंगे, तो देखेंगे परमाणु न्यूटन के गति का न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो जड़त्व का उदाहरण होता है, एक प्रकार के जड़त्व का उदाहरण है, तो न्यूटन के प्रथम गति जो है जड़त्व का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है, तो ये सही है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल भी बोला जाता है, ये भी सही हो जाएगा। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इथेनॉल जो है पानी में नहीं घुलता है। तो देखिए इथेनॉल को अगर बोला गया है कि सामान्यतः अल्कोहल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH जो होता है इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, और इसको जो है समान अल्कोहल भी बोला जाता है। तो इसको जो है ड्रिंकिंग के टाइम मतलब कि जो पीते हैं उसमें जो है ए वाले एल्कोहल यूज किया जाता है। जब ए वाले एल्कोहल यूज किया जाता है तो आप जानते होंगे कि जब पिया जाता है तो पानी में मिला करके पिया जाता है, तो उस कंडीशन में जो है इथेनॉल जो है पानी में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है, हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा आपका अपवर्तनांक हो जाएगा। अपवर्तनांक इक्वल टू होता है हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो देखिए किस में है, इसमें गुना का कंडीशन दिया गया है, गलत हो जाएगा। इसमें प्लस का दिया गया है, गलत हो जाएगा। इसमें दिया गया है मैं डिवाइड का, लेकिन देखते हैं इसको पढ़ करके। पदार्थ में प्रकाश की चाल, तो पदार्थ में नहीं हो जाएगा, पहले हो जाएगा हवा में प्रकाश की चाल। तो हवा में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाई पदार्थ में प्रकाश की चाल, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। अपवर्तनांक इक्वल टू हो जाएगा कि हवा में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाई माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरा 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, हर एक डाटा को याद कीजिएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक मतलब कि जेवलिन थ्रो इसको इंग्लिश में बोला जाता है, कौन सा पदक जीते थे। तो देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जो है रजत पदक जीते थे। इन्होंने कितने मीटर तक भाला फेंके थे, तो 89.45, इसको याद कीजिएगा, इस डाटा को याद कीजिएगा, 89.45 मीटर फेंके थे। इन्हीं के अगेंस्ट में जो थे, इन्हीं के अगेंस्ट में कौन थे, अरशद नदीम, इसका भी नाम याद कीजिएगा, अरशद नदीम का भी नाम याद कीजिएगा। इन्होंने फेंका, अरशद नदीम ने कितना फेंका था, तो 92.97 मीटर जो भाला फेंके थे कौन, अरशद नदीम फेंका था। और नीरज चोपड़ा के द्वारा फेंका गया है 89.45 जो है 89.45 मीटर जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा फेंका गया है। अरशद नदीम जो है पाकिस्तान से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि अरशद नदीम को मोटिवेट करने वाले नीरज चोपड़ा ही हैं। अगर पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ रिलेशन सही रखेगा तो देखिए इसी तरह से गोल्ड आते रहेगा। और हमारा जो है 17 में कितना रैंक है, तो हमारा जो रैंक 71 है और पाकिस्तान का रैंक 70 हो जाएगा। 70 रैंक होने की वजह क्या था, क्योंकि पाकिस्तान जो है, भारत का रैंक 70 है बट पाकिस्तान का रैंक जो है 62 है। 62 रैंक होने की वजह क्या है कि अरशद नदीम जो है इन्होंने गोल्ड मेडल लेकर के आए और उसी कंडीशन में जो है पाकिस्तान का रैंक जो है इंडिया से बढ़ गया, क्योंकि जो रैंक जो होता है गोल्ड मेडल के आधार पे दिया जाता है। सो देखिए पाकिस्तान अगर इंडिया से रिलेशन सही रखे तो किस तरह से वो भी खेल में आगे बढ़ सकते हैं, बट गधा है और गधा ही रहेगा। आगे देखते हैं क्या, जुलाई 2024 में नेपाल में कौन प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए नेपाल में प्रधानमंत्री बने हैं कौन, तो रामचंद्र पौडेल जो हो जाएंगे वहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे, और KP शर्मा ओली जो है वहाँ के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन। 64 क्या बोलना चाह रहा है कि जुकाम होता है, तो जुकाम होता क्यों है? तो रेट्रो वायरस के कारण नहीं, फेज विषाणु के कारण नहीं, संदत विषाणु के कारण नहीं, तो जुकाम होता है, सर्दी जुकाम आपका हो जाएगा राइनो विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। वह गैस जो बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम और एवोगाड्रो का नियम का पालन करता है वो आदर्श गैस होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। गे गुलाक के नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिए व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है। अगर इनकेस मानते हैं कि इसके आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, अगर कांस्टेंट हो जाएगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो गुलाक के नियम के अनुसार जो है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा। तो जब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो जाएगा तो उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती नहीं समानुपाती होगा। नेक्स्ट देखेंगे सी नंबर, सिलिकॉन आवर्त सारणी के 14वें और 3 आवर्त 3 में मौजूद है, तो ये भी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर ए और सी जो हो जाएगा दोनों सही हो जाएगा, बी जो हो जाएगा इसका गलत हो जाएगा। बट बुक में इसको सही माना गया है, बट यहाँ पे वो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मिलान करना है। तो सोडियम का काम क्या है? सोडियम जो है चाकू से आसानी से काटा जाता है, तो ए के 4 हो जाएगा। और देखते हैं पारा क्या हो जाएगा? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो बी के 2 हो जाएगा। और चांदी क्या हो जाएगा? चांदी जो होता है विद्युत के अच्छा सुचालक होता है, तो सी का आपका 1 हो जाएगा। और डी देखेंगे सीसा लिखा गया है, तो सीसा देखेंगे उष्मा का कुचालक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा 3। इसके अनुसार मैच कर लीजिए कि जो मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एक ही कला और परस्पर लंब दिशाओं में होता है, एक ही कला और परस्पर समानांतर दिशाओं में नहीं होता है। एक ही विपरीत कला, तो विपरीत नहीं हो जाएगा, विपरीत नहीं होगा, तो एक ही कला और परस्पर लंब दिशाओं में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74। 68 का आंसर बता देते हैं, तो 68 का आंसर हो जाएगा 31.2 ग्राम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखेंगे यहाँ पे हम 74 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान के किस शहर में जुलाई 2024 में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किए थे? तो देखिए जुलाई 2024 में जापान की राजधानी टोक्यो में महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया गया था एस जयशंकर के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 25 नंबर क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में निशानेबाजी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है? तो देखिए किस कैटेगरी में कांस्य पदक बोला गया है, तो 10 मीटर एयर पिस्टल की कैटेगरी में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। इसी तरह से जो होता है आज का मेरा जो है 27 नंबर सेट समाप्त होता है। रेस्ट सेट आपका 3 सेट और बचा गया है, जो कि आपको जो है वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा कल तक जो है 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको बता दें जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू।